प्रेशंस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंटोमोलॉजी की जितनी भी कोर्स आउटलाइन है उसको हम स्टडी करेंगे। आज के की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन को हमने देखना है डिटेल से कि एंटोमोलॉजी जिसके लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्चुअल में वो टर्म क्या है। देन हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो एक्चुअल में कौन से नंबर पर आ रहा है फाइलम के, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर नेक्स्ट जो है वो कितनी क्लासेस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, और फिर आर्थ्रोपोडा में जो क्लास इंसेक्टा है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्लास इंसेक्टा की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्लास इंसेक्टा के अंदर कौन से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। देन इंसेक्ट की डोमिनेंस को हम देखेंगे। डोमिनेंस मींस के इंसेक्ट जो हैं वो बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स में से क्यों इतने ज्यादा डोमिनेंट हैं, ठीक है। देन हम इंसेक्ट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन सा इंसेक्ट जो है वो क्या काम करता है या हम उससे क्या काम ले सकते हैं, या कौन से इंसेक्ट्स को जो है वो हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वो हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं, हमारे कपड़ों को, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इंसेक्ट्स के रिलेटेड है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, अपने फेलोज के साथ शेयर करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है उसको आपने एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जरूर कोड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एंटोमोलॉजी का टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, इसके अंदर जो भी हम ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंसेक्ट्स के नेम आने हैं वो आपने ध्यान से याद करने अपनी कॉपी पर लिख कर, क्योंकि टेस्ट में जो है वो ज्यादातर फोकस जो है वो इसी चीजों पर हो रहा होता है कि ये वाला ऑर्डर है तो इस ऑर्डर का कौन सा इंसेक्ट है, या ये इंसेक्ट है तो इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। ओके। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी का जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें एंटोमोन मीन्स है इंसेक्ट एंड लोगोस मीन्स स्टडी। जैसे हम बोलते हैं ना बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है एंटोमोलॉजी। एंटोमोन्स हो गया इंसेक्ट और लोगस मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। The term insect is derived from the Latin word insectum which means cut into। अब जो insect का word है वो Latin word insectum से लिया गया है जिसका मतलब है cut into। जब हमने क्लास इंसेक्टा को डिटेल से स्टडी करना है तो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा कि कट इनटू का मतलब क्या है। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है, ठीक है। लाइक हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमन है, तो इसलिए जो है वो इसको हम बोला गया है कि इनकी बॉडी जो है वो कट हुई है, कट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो इंसेक्टम मीन्स कट इनटू। ओके। देन इंसेक्ट्स केम इनटू अर्थ 480 मिलियन ईयर्स अगो। 480 मिलियन साल पहले जो है वो इंसेक्ट जमीन पर आए थे। अगर इंसानों की बात करें तो इंसान जो है वो 1 मिलियन साल पहले की बात है, तो उससे देखें 1 मिलियन साल पहले, 1 लाख साल पहले जो है वो इंसान आए, और उससे 480 मिलियन ईयर्स अगो इंसेक्ट्स इस सॉरी अर्थ के ऊपर जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। आउट ऑफ 17 लाख लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर 17 लाख जो है वो लिविंग स्पीशीज हैं, जिनमें से 9.5 लाख स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट्स की हैं, 2.5 लाख स्पीशीज जो है वो प्लांट्स की हैं, और 0.45 लाख स्पीशीज जो है वो वर्टिब्रेट्स की हैं। तो ये देख लें कि इधर ही जो है वो साफ पता चल गया है कि डोमिनेंट स्पीशीज जो है वो, ये जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, इंसेक्ट्स का शो हो रहा है, ठीक है। 9.5 लाख स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट्स की प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू मैन as pest of cultivated crops, animals, stored products, carriers of human diseases and pest of household and industrial articles। मतलब यहाँ पे उनकी जो है थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का ओवरव्यू दिया गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम लास्ट पे डिटेल से देखेंगे, लेकिन इंसेक्ट्स जो है वो इंसानों के लिए कैसे हार्मफुल हो सकते हैं कि उनकी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, उनके जानवरों को नुकसान पहुंचाएं, जैसे चिच्चड़ लग जाते हैं कुछ, मतलब ये जो हम लेकर आते हैं बुफेलोज वगैरह, तो मतलब इंसेक्ट्स ही है ना उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पैरासाइट्स हैं। देन स्टोर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो चूंटियां वगैरह उनको जो है वो खराब कर देती हैं, तो ये हार्मफुल इफेक्ट है उनका। देन ह्यूमन डिजीजेस के कैरियर्स होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं,
वो बीमारियां जो है वो फैलाते हैं, हमारे अंदर लेके जाते हैं, मलेरिया जैसी, ठीक है। एंड पेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स। देन वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, इंसेक्ट्स हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। वो कैसे? ये जो है वो हनी की प्रोडक्शन करते हैं, हनी बीज जो हैं वो हनी प्रोड्यूस करती हैं, लैक्टोज प्रोड्यूस करती हैं, देन सिल्क, डाइज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करके हमें दे रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ क्रॉप्स के जो है ये पॉलिनेटर्स भी होते हैं, लाइक एक जो बी है वो एक फ्लावर से जो है वो नेक्टर लेने के लिए उसके ऊपर गई, देन वो वहां से उड़कर दूसरे के ऊपर गई, तो जो उसके ऊपर पोलन्स लगे हुए थे उसने दूसरे फ्लावर तक डिपॉजिट कर दिए, तो उसकी पॉलिनेशन कर दी, ठीक है। तो ये जो है वो क्रॉप्स के पॉलिनेटर्स भी हैं, और कुछ क्रॉप पेस्ट के नेचुरल एनिमीज भी हैं। क्रॉप पेस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक कीड़ा लगा हुआ है, प्लांट पेस्ट आपकी क्रॉप को, ठीक है, और उस कीड़े को फीड करने वाला दूसरा कीड़ा है। तो जो दूसरे वाला कीड़ा होगा वो हम कह सकते हैं ना कि उसका जो है वो नेचुरल एनिमी है, वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो इजीली जो है वो क्रॉप के पेस्ट को खाकर हमारी क्रॉप को जो है वो बचा रहा है, ठीक है। दे आल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड वेब ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। और ये हमारी जो फूड वेब है उसका एक इंपॉर्टेंट लिंक है। आपको पता है जो भी चीज इस नेचर में प्रेजेंट है उसका कोई ना कोई रोल तो जरूर है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज जो है वो यूजलेस समझकर उसको किल कर दें, उनको मार दें, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई ना कोई रोल ना हो। जो भी चीज इस नेचर में अल्लाह ताला ने बनाई है उसका कोई ना कोई रोल है, जिसकी वजह से वो साइकिल जो है वो चला रही है, ठीक है। और चीजें मारने का भी हुक्म है। अगर आपके घरों में आके आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आप जो है इसको किल कर सकते हो, ठीक है। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनका फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो एनिमल की कितनी स्पीशीज हैं और क्या कुछ वो भी देखेंगे। देर आर अबाउट 1 to 2 million स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड एंड मोर देन 70% ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स। 1 to 2 million स्पीशीज एनिमल्स की हैं जिसमें से 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। दीज एनिमल्स आर असाइन टू 29 फाइला। इन एनिमल्स को जो है वो 29 फाइला के अंदर असाइन किया गया है, जिनमें से जो 9 फाइला हैं वो क्या हैं, लार्ज हैं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब उनके अंदर जो एनिमल्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कॉमन है, फेमिलियर टू अस, हम जानते हैं उन्हें क्योंकि वो हमारे रोजमर्रा इंटरेक्शन में आते रहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मेजर फाइला, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर फाइला। द अदर फाइला आर स्मॉल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर अनकॉमन। दूसरे फाइला जो है वो स्मॉल हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव अनकॉमन है एंड ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप्स, और वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा इंटरेक्शन, इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, इसलिए हमने उनको जो है वो दूसरे फाइला में रख दिया जिसको हमने स्मॉल फाइला का नाम दिया। ओके, इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्ड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट एंड पोडा मीन्स फुट। ज्वाइंटेड फुट वाले ऑर्गेनिज्म सारे के सारे हमने आर्थ्रोपोडा में रख दिए, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर फिर हमने जो है वो इंसेक्ट्स को भी रखा। इंसेक्ट्स के अलावा और भी फाइलम है, उसकी सब क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। इंसेक्ट्स की कैटेगरी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा हमें सबसे पहले। इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इंसेक्ट की डेफिनेशन में यह है कि उसकी जो बॉडी के सेगमेंट्स होंगे वो ओनली 3 होंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद उसके पास जो है वो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे, ठीक है। कंपाउंड आईज एंड पेयर ऑफ एंटीना होगा, ऑसिलाई आईज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और उसके थोरैक्स के ऊपर जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब टोटल 6 टांगे उसकी होंगी, जिसकी वजह से हम इंसेक्ट्स को जो है वो हेक्सापोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा एक बड़ा फाइलम है और आर्थ्रोपोडा के बड़े फाइलम के अंदर और भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और भी क्लासेस प्रेजेंट हैं। उसके अंदर से एक क्लास कौन सी है, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। और ये जो है वो आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम यूनिरेमिया के अंदर आते हैं, ठीक है। यूनिरेमिया मतलब जो इसके जो अपेंडेजेस हैं वो यूनिरेमस हैं, वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे अभी। कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा आर, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स क्या हैं।
सेगमेंटेड बॉडी, उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है। सेगमेंट्स ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स, और जो सेगमेंट्स हैं वो 2 या 3 रीजन्स के अंदर जो है वो ग्रुप हुए हैं, जिसको हम टैगमोसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो है वो मेटामरिज्म और टैगमेटाइजेशन पढ़ना है। उसके अंदर आप पढ़ोगे कि किस तरह से जो है वो मेटामराइजेशन या सेगमेंट्स के अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन होके जो है वो ये टैगमोसिस ऑर्गन्स जो है वो बने हैं, रीजन्स बने हैं। देन रीन्यूएबल काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। अब आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो काइटन का बना है। और रीन्यूएबल मतलब वो शेड होता रहता है, दोबारा फिर बनता है, शेड होता रहता है, दोबारा फिर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो मोल्टिंग या एक्डाइसिस के जरिए ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आप खुद सोचो कि इतना जो हम बोल रहे हैं कि एक्सोस्केलेटन है, पूरा एक ढांचा जो है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, काफी हार्ड है वो स्ट्रक्चर। तो उस हार्ड स्ट्रक्चर में जो उसका इंटरनल सॉफ्ट बॉडी पार्ट है वो किस तरह ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रोथ का मतलब तो ये होता है ना कि अपने साइज को जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज एक ही सूरत में हो सकता है कि जब उसके ऊपर से हम हार्ड जो कवरिंग है उसको रिमूव कर दें। तो अब हार्ड कवरिंग को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग और एक्डाइसिस। इसमें जो एनिमल है, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना ऊपर वाला जो शेल होता है, अपना ऊपर वाला जो खोल होता है उसको रिमूव कर देता है, और वो उस वक्त के लिए काफी वल्नरेबल होता है दूसरे एनिमल्स के लिए, उसको खा ना ले, उसकी प्रेडेशन ना कर ले, उसको हमला मतलब अटैक ना कर दे, इसलिए वो अपने आप को छुपा लेता है इस ड्यूरेशन में। देन अपनी ग्रोथ करता है, जब उसका बॉडी का साइज जो है वो उस ड्यूरेशन के लिए जितना होना था उतना वो ग्रोथ मतलब पूरी कर लेता है, अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। देन फिर उसके ऊपर जो है वो न्यू शेल चढ़ता है और पूरी की पूरी एक्सोस्केलेटन दोबारा बन जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक दफा उसकी मोल्टिंग होनी है, नो। मोल्टिंग और एक्डाइसिस के अमल से ही ग्रेजुअली वो जो है वो अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा होता है। ठीक है, देन बायलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, जो बॉडी की सिमेट्री है वो उसकी बायलेटरल होती है। ये जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपको तो पता होगा कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, बॉडी कैविटी जो है ब्लड से फिल होगी, और इस ब्लड को हम हीमोसील बोलेंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो ट्रू ब्लड नहीं होता, इसलिए हम इसको जो है वो हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स, मतलब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल है जिसका माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, डोर्सल हार्ट विद वाल्व लाइक ऑस्टिया, इसकी डोर्सल साइड के ऊपर जो है हार्ट प्रेजेंट होगा और डोर्सल साइड के ऊपर ही ब्रेन प्रेजेंट होगा, लेकिन इसकी जो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगी। और डोर्सल और वेंट्रल के बारे में तो आपको पता है कि जो बेली साइड होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड, एंड ऑपोजिट टू बेली साइड इज डोर्सल साइड। ठीक है, तो जो हार्ट है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, और जो हम उसका ब्रेन है आर्थ्रोपोड्स का वो भी डोर्सल साइड पे है, लेकिन जो उसकी नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमंस के केस में आपको पता है कि जो हमारी नर्व कोड है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो सारे के सारे जो ऑपरेट्स वगैरह हैं वो हम वेंट्रल साइड से करते हैं, ताकि हमारी जो नर्व कोड है, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, देन स्ट्राइएटेड मसल्स विद डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे, नो सीलिया, सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगे, और पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, ये देखिए, अब ये हमने जो है वो एक इंसेक्ट का ही लिया है। ठीक है, उसमें ये जो है वो उसका हेड रीजन है, ये उसका जो है वो थोरेक्स है, ये उसका जो है वो एब्डोमेन है। ठीक है, हेड रीजन के ऊपर उसके जो है वो लगे हुए हैं अपेंडेजेस, जिसमें उनकी आईज हैं, ओसिलाई प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंडिबल्स प्रेजेंट है। देन थोरेक्स के ऊपर जो है वो लेग्स प्रेजेंट है, और थोरेक्स के ऊपर जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी, टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट होंगी। और फिर एब्डोमेन के ऊपर कुछ जेनिटल स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स के जो है यहाँ पर जो है वो सरसाई ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो सेंसरी नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये उसका एब्डोमेन, मेन मकसद ये है कि ये उसके जो है वो 3 पोर्शंस प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। तो हम बोलेंगे कि ये हम जो है वो क्लास इंसेक्टा के अंदर आ गए हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये भी हो सकता है कि जो बॉडी है वो 2 सेगमेंटेड हो, ये भी हो सकता है मल्टी सेगमेंटेड हो। वो हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो कितनी क्लासेस आ रही है। ओके, अब एनिमल्स के जो मेजर फाइला हैं उसको हम देख लेते हैं। पोरिफेरा से हम डिस्कस करते हैं और कोर डेटा तक जाते हैं। कोर डेटा के अंदर जिसमें आपने पढ़ा है कि
एम्फीबिया फिश से लेकर एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड फिर मैमल्स, एक सारे कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फाइलम सीलेंट्रेटा है ये पोरिफेरा के बाद आता है, तो यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया उन्होंने। ओके, पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमाटोडा, मोलस्का, annelida, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा एंड सीलेंट्रेटा, इन सब में यहाँ पे उनकी अप्रोक्सीमेट स्पीशीज के बारे में लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिखे हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म अगर हमें कहीं नजर आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका ये वाला फाइलम है, ठीक है। तो इसमें ये देखें सबसे ज्यादा आपको जो नंबर में नजर आ रहे हैं वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्पीशी जो है वो अर्थ के ऊपर डोमिनेंट स्पीशी है, इसका नंबर जो है वो काफी ज्यादा है और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड की हुई है। पोरिफेरा में स्पॉन्ज आ जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर फ्लैटवर्म्स, नीमाटोड्स में राउंड वर्म्स एंड मोलस्क्स के अंदर स्नेल्स, ऑक्टोपस, ऑयस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अर्थवर्म्स में क्रैब, स्टिक्स, स्माइट्स, श्रिम्प, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स एंड देन इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके अलग अलग क्लासेस हैं। हमने कौन सी क्लास को स्टडी करना है एंटोमोलॉजी में, क्लास इंसेक्टा को स्टडी करना है, ठीक है। देन अकाइनोडर्मेटा, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लिखे हुए हैं कॉर्डेटा एंड देन सीलेंट्रेटा के। इसको दिखाने का मेन मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म या फिर डोमिनेंट स्पीशीज जो हैं अर्थ के ऊपर वो आर्थ्रोपोडा की ही है, उसका नंबर जो है वो यहाँ पे कितना ज्यादा बाकी स्पीशीज से ज्यादा है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स, अब हमें देखना है कि आर्थ्रोपोडा का दूसरे एनिमल के साथ क्या रिलेशनशिप है। द आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स आर क्लोजली रिलेटेड, दे शेयर मैनी प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोटोस्टॉम मीन्स, प्रो मीन्स पहले एंड स्टॉम मीन्स माउथ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ की फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी, ठीक है। जब हम अपने फाइलम्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो प्रोटोस्टॉम में जो ब्लास्टोपोर लिप बनता है, प्लास्टोपोर लिप से माउथ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोस्टॉम्स के अंदर आ रहे हैं। तो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स दोनों जो है वो एक ही कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं, मतलब वो प्रोटोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें क्या होगा, बोथ हैव शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, मतलब इनके अंदर जो सिलोम की फॉर्मेशन है वो शाइजोसिलस होगी। देयर माउथ इज डिवेल्प फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से इनका माउथ डिवेल्प करेगा। पेयर्ड वेंट्रल नर्व कोड्स आर प्रेजेंट इन देम, और इनके जो वेंट्रल साइड पे नर्व कोड्स प्रेजेंट होंगी वो पेयर की शक्ल में होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये वेंट्रल साइड पे अगर नर्व कोड्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे अगर निकल रही है तो यहाँ पे भी निकलेगी, मतलब पेयर्स की फॉर्म में जो है वो इनपे ये ऐसे नर्व कोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन बोथ हैव मेटामरिज्म, इन दोनों के पास क्या है, सेगमेंट्स हैं। एनिलिड्स मतलब वर्म से आप लोग इसको याद रख कर सकते हो कि एनिलिड्स के अंदर हम वर्म्स को स्टडी करते हैं, तो वर्म्स के अंदर भी जो है वो सेगमेंट्स होते हैं और आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी जो है वो सेगमेंट्स हैं, तो ये वाला करेक्टर उन्होंने शेयर किया है। These characteristics show that arthropods and annelids have common ancestors, but zoologists believe that it is not one phylum but three. जोलॉजिस्ट का मानना है कि एक फाइलम नहीं है, इसके थ्री फाइलम है। लिविंग आर्थ्रोपोड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री फाइला, वो वाले आर्थ्रोपोड्स जो अभी जिंदा हैं अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनको हमने जो है वो तीन फाइला के अंदर डिवाइड कर दिया है, उसको हम सब फाइला बोल सकते हैं, ठीक है। मेन फाइलम तो हमारा आर्थ्रोपोड है, उसको नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो सब फाइलम है, ठीक है। चिलीसेरेटा, क्रस्टेशियन, देन यूनिरेमिया, और यूनिरेमिया के अंदर ही हमारा जो हेक्सापोडा या फिर इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा को स्टडी करना है हमने इस वाले फाइलम में करना है। और बाकी ये वाले दो फाइलम भी किसके अंदर आ रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ रहे हैं। बाकी ट्रिलोबिक्टोमोर्फा जो है ये हमारे पास इसके सारे के सारे मेंबर्स, ये वाला सब फाइलम प्रेजेंट तो था लेकिन अब इसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है, ये फाइलम जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो स्टडी नहीं की। ओके, देन यहाँ पे जो है वो आर्थ्रोपोड का रिलेशनशिप है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए।
प्रोटोस्टोमेटा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो आ रहे हैं। देन ड्यूट्रोस्टोमिया, मतलब ड्यूट्रो मीन्स लेटर, स्टोमिया मीन्स माउथ के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो माउथ फॉर्मेशन है वो बाद में होती है, ठीक है। और ब्लास्टोपोलिप्स से जो है वो एनस की फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म आने हैं। तो यहाँ पे आपने इसका जो है वो अनसेस्ट्रल लिंक देख लेना अच्छे से। ओके, आर्थ्रोपोड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटामोरिज्म या फिर टेगमेटाइजेशन जो है वो क्या होती है। आर्थ्रोपोड सक्सेस इज ड्यू टू थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ विच इज मेटामोरिज्म। मेटामोरिज्म इन आर्थ्रोपोड्स इज एक्सटर्नली विजिबल, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स। जैसा कि आपने जो है वो फाइलम एनिलिड्स के अंदर पढ़ा होगा कि उसमें जो है वो सेगमेंट्स तो बने हैं, लेकिन एक्सटर्नली भी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी और इंटरनली भी उनकी सेगमेंटेड बॉडी है। सेप्टा के जरिए जो है वो सेगमेंट्स अंदर से जो है बॉडी डिवाइड की गई है, और हर सेगमेंट के पास अपना अपना जो है वो ऑर्गन सिस्टम, जो जो भी उसके पास ऑर्गन्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सेगमेंट्स मौजूद हैं वो एक्सटर्नली हैं, इंटरनल पे इस तरह का कोई भी सेप्टा या फिर डिवीजन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। ईच बॉडी सेगमेंट टिपिकली हैज अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस internally, however there are no septa dividing the body cavity। अंदर से कोई भी सेप्टा उसकी बॉडी की कैविटी को डिवाइड नहीं कर रहा। मोस्ट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट अरेंज मेटामेरिकली, और ऑर्गन सिस्टम्स भी मेटामेरिकली इसकी बॉडी में अरेंज नहीं हुए। zoologists have different views on why internal metabolism is lost। zoologist के डिफरेंट व्यूज हैं कि आर्थ्रोपोड्स क्योंकि सक्सेशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। एनिलिड्स के बाद जब आर्थ्रोपोड्स आए तो उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आनी थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो है अपनी बॉडी की फॉर्मेशन करनी थी। तो उनमें उनका ये ख्याल है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको जरूरत नहीं थी हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स की, क्योंकि एनिलिड्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स का जो मेन मकसद था वो लोकोमोशन था, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इजीली लोकोमोट करके मूव करके जा सके। लेकिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जब लेग्स की फॉर्मेशन हो गई, विंग्स की फॉर्मेशन हो गई, तो अब उनको जो है वो हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स की जरूरत नहीं थी, अंदर से बॉडी को सेपरेट करने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से जो है उन्होंने इंटरनल सेप्टा को खत्म कर दिया और बॉडी जो है वो एक्सटर्नली ही मेटामोरिज्म शो कर रही है, ठीक है। दे हैव अ रिजिड एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब इनके पास जो है वो एक्सटर्नल स्केलेटन मौजूद है जो स्पोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है और मूवमेंट भी, क्योंकि उसके साथ जो है वो लेग्स अटैच है, विंग्स अटैच है, तो बॉडी जो है वो इजीली मूव कर सकती है। मेटामोरिज्म अलाउज फॉर रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। अब मेटामोरिज्म मतलब बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर अरेंज है। रीजनल स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेसिफिक, अब जो है ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स मिलकर जब कोई काम परफॉर्म करते हैं तो हम बोलते हैं इनके अंदर क्या हो गई है, स्पेशलाइजेशन हो गई, अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो गए, तो इसको हम बोलते हैं टेगमेटाइजेशन, ठीक है। दिस स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड टेगमेटाइजेशन। Tegmata specialized body regions perform specific functions such as feeding and sensory perception, locomotion, visceral internal organ functions। मतलब अब जो स्पेशलाइज्ड बॉडी रीजन है वो ये वाले फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली। ओके, आर्थ्रोपोड्स हैव एन एक्सटर्नल जॉइंटेड skeleton, it is composed of cuticle, exoskeleton encloses the arthropods। अब आर्थ्रोपोड्स का जैसे कि मतलब ही ये है, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट्स एंड पोड्स मीन्स उसके लेग्स, ठीक है। तो उस सेगमेंट्स, तो उसके पास जो है वो ज्वाइंटेड स्केलेटन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन जो है उसने पूरे के पूरे आर्थ्रोपोड को कवर कर दिया है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का अब क्या फंक्शन है यहाँ पे, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, इट इज इम्परमेबल फॉर वाटर, पानी को ये गुजरने नहीं देगा, इट प्रोवाइड्स द लॉस ऑफ वाटर, इसी वजह से पानी का लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सिस्टम ऑफ लिवर फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट, मतलब ये अब उसकी बॉडी में एज अ लिवर एक पर काम परफॉर्म कर रहा है, जिसके साथ मसल्स अटैच करके इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। The exoskeleton covers all body surfaces. It also covers the invagination of the body wall, like anterior and posterior portion of the gut. It is non-living. It is secreted by a single layer of epidermal cells. The outside of arthropods is covered by exoskeleton. Thus, its epidermis is not directly exposed to air or water. Therefore, their epidermal layer is called hypodermis. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो एक्सोस्केलेटन है उसने बॉडी को कवर किया हुआ है, ठीक है। बॉडी की जितनी भी इन्वेजिनेशंस हैं उसको जो है ये कवर करता है, ये नॉन लिविंग होती है, और ये सेक्रीट कहाँ से होती है, बॉडी के जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इस एक्सोस्केलेटन को सेक्रीट करते हैं, ठीक है।
इसकी वजह से जो हम एपिडर्मल लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोडर्मस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एपिडर्मल लेयर जो है वो एक्सोस्केलेटन की जो काइटन है उसको सेक्रीट करेगी और ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग एक्सोस्केलेटन बना देगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। एक्सोस्केलेटन में ये हमारे पास जो है वो एक्सोक्यूटिकल है, ये हमारे पास जो है वो एंडोक्यूटिकल है, और ये हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस है जो ये लेयर को एक्सोस्केलेटन को सक्रीट कर रही है, ठीक है। ओके, एक्सोस्केलेटन की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें मौजूद होती हैं। एक होती है उसके पास एपिक्यूटिकल और दूसरी होती है प्रोक्यूटिकल। पहले तो एपिक्यूटिकल को देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो एपिक्यूटिकल होगी। ये हमारे पास वैक्सी लिपोप्रोटीन के साथ मिलकर बनी है। इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर को बिल्कुल जो है वो गुजरने नहीं देगी अपनी बॉडी अपनी सरफेस से। इट आल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स और पेस्टिसाइड्स यहाँ से तो एंटर नहीं हो सकते इनकी बॉडी में। देन आती है हमारे पास प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल का काम क्या है, इट फॉर्म्स द बुल्क ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन का ज्यादा पोर्शन जो होगा वो प्रोक्यूटिकल पे मुश्तमिल होगा। हमने उसको डिवाइड कर दिया ना एपी और प्रो में, तो एपी तो आउटर मोस्ट लेयर है और जो ज्यादा पोर्शन है वो कौन सा है, प्रोक्यूटिकल का है। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होगी, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल इज कॉल्ड द एंडोक्यूटिकल इन क्रस्टेशियंस। एंडोक्यूटिकल यहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी ये थी हमारी एक्सो, जिसको हम जो है वो एक्सोक्यूटिकल बोल रहे हैं, और नीचे वाली को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, ठीक है। द प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटन। अब प्रोक्यूटिकल किससे मिलकर बनी है, काइटन से मिलकर बनी है, और काइटन आपको पता है पॉलीसेक्राइड है, एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। काइटन इज अ टफ पॉलीसेक्राइड। द प्रोक्यूटिकल हार्डन्स बाय प्रोसेस कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन। बेटा ये इस तरह की टर्म्स हैं जिसको आपने पढ़ना है, समझना है, अपने जहन में रखना है, क्योंकि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यादा पोर्शन प्रोक्यूटिकल का था, एपिक्यूटिकल का था। हमें बताएं कि एक्सोस्केलेटन के कितने पोर्शंस हैं, देन टैगमेटाइजेशन क्या चीज है, देन स्क्लेरोटाइजेशन क्या चीज है। तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब यह है कि हमारे पास अब एक्सोस्केलेटन जो है वो बन चुका है, उसकी प्रोक्यूटिकल बन गई है, उसने फर्दर हार्ड होना है, उसके अंदर फर्दर मटेरियल को हमने डिपॉजिट करना है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरोटाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज समटाइम्स इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, और समटाइम्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी ये जो हमारी लेयर है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्क्लेरोटाइजेशन इज अ टैनिंग प्रोसेस। टैनिंग प्रोसेस मतलब, टैनिंग का मतलब होता है तय चढ़ाना, मतलब तय के ऊपर तय के ऊपर तय चढ़ती जाएगी तो जो हमारा स्केलेटन है वो मजबूत और हार्ड होता जाएगा, ठीक है। ये एक हमारे पास टैनिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, इन विच लेयर्स ऑफ प्रोटीन इज केमिकली क्रॉस लिंक विद वन अनदर, इट हार्डन्स एंड डार्कन्स द एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियन हार्डन्स बाय स्क्लेरोटाइजेशन। वही बात है कि जो क्रस्टेशियंस हैं उनका जो स्केलेटन है वो हार्ड होता है स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस से, एंड बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिडल रीजन ऑफ द प्रोक्यूटिकल। और प्रोक्यूटिकल के मिडल रीजन में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होता रहेगा और वो जो है वो मूवमेंट करती रहेंगी, ठीक है। द हार्ड, नेक्स्ट हमने देखना है कि एक्सोस्केलेटन के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है और वो क्यों मॉडिफाई कर लिया उसने अपने आप को। द हार्ड प्रोक्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द आर्थ्रोपोड एज आर्मर। आर्मर का मतलब होता है लोहे का एक इस तरह का मतलब शिकंजा जिसने उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। इट आल्सो कॉजेज मेनी मॉडिफिकेशंस एंड अडेप्टेशंस इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हैं, अडेप्टेशंस हुई हैं, वो देख लेते हैं। इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन ने अपने आप को क्या कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें कि एक चीज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, और एक ने अपने आप को जो है वो अंदर ऐसे इन्वेजिनेट कर लिया है। तो इन्वेजिनेशन का काम, इन्वेजिनेशन का जो फायदा है वो ये हुआ है कि इजीली जो है वो इनके अंदर मसल्स ने और बोन्स ने या मसल्स ने लेग्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, अटैच कर लिया है। बॉडी जो है वो यहाँ से इजीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन हुई है स्केलेटन के अंदर। दीज रिजेस एंड बार्स आर यूज फॉर मसल अटैचमेंट। अब इन रिजेस को जो है मसल अटैचमेंट के लिए यूज किया गया है। देन एक्सोस्केलेटन फॉर्म ज्वाइंट्स। अब एक्सोस्केलेटन ने ज्वाइंट्स बना रही हैं, जैसे हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो हम मूवमेंट करते हैं। तो बिल्कुल आर्थ्रोपोड्स में भी क्या है,
joints and a flexible membrane, articular membrane is present in the thinner and less hardened areas. Then cuticle is modified to form sensilla. Sensilla का मतलब देखने से पता चल रहा है ये सेंसरी इसका फंक्शन होगा, ठीक है। सेंसिला इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैक्स, ब्रिस्टल्स एंड लेंसेज, जो सेंस करता है चीजों को। देयर आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सोस्केलेटन फॉर गैस एक्सचेंज, गैस की एक्सचेंज के लिए भी यहाँ पर जो है वो मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। देन मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस, जैसे मैं पीछे भी आपको बता कर आई हूँ, यहाँ पे हम इसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। मोल्टिंग और एक्डाइसिस का मतलब ये होता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो पीरियोडिकली मतलब वक्तन फवक्तन शेड करती रहती है जब एनिमल ने अपनी ग्रोथ करवानी होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। और इसके पीछे भी एक कंप्लीट जो है वो प्रोसेस शामिल है जिसमें एक होगा कि जो हमारी हाइपोडर्मस लेयर होगी वो एंजाइम्स को रिलीज करेगी, हमारी ऊपर वाली जो एक्सोस्केलेटन है वो लूज होगी, फिर शेड हो जाएगी, फिर देन एपिडर्मल सेल्स जो है वो न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल को रिलीज करेंगे, फिर उसकी स्क्लेरोटाइजेशन होगी और देन नया जो है हमारे पास एक्सोस्केलेटन उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें हम स्टेजेस में देख लेते हैं इसको। द periodic shedding of exoskeleton for growth in arthropods is called molting process called ecdysis. The growth in arthropods is impossible without molting. वही बात है, अगर मोल्टिंग नहीं होगी तो फिर आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ भी इम्पॉसिबल है। एक्डाइसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब एक्डाइसिस को हम 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं, हमने बोला था कि जो एपिडर्मल लेयर है उसको हम हाइपोडर्मस बोल रहे हैं, तो हाइपोडर्मस के ऊपर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एंजाइम्स को सेक्रीट करेंगे। दीज एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग द ओल्ड प्रोक्यूटिकल। अब आपको पता है कि उस हाइपोडर्मस के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, प्रोक्यूटिकल प्रेजेंट थी जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट थी, और उसके ऊपर जो है वो एपिक्यूटिकल प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले किसकी डाइजेशन होगी, प्रोक्यूटिकल की डाइजेशन होगी। एंड सेपरेट द हाइपोडर्मस एंड द एक्सोस्केलेटन। प्रोक्यूटिकल अगर हमारी डाइजेस्ट हो गई है तो बिल्कुल एक्सोस्केलेटन और हाइपोडर्मस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। देन न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल आर सेक्रेटेड। फिर क्या किया जाएगा, नई जो है वो सेक्रेट की जाएगी। द एनिमल स्ट्रेचेस बाय एयर और वाटर इनटेक, देयरफॉर जो एनिमल है वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा, हवा से पानी को इनटेक करके अपने साइज को जो है वो इंक्रीज कर लेगा। देन द एक्सोस्केलेटन स्प्लिट्स अलोंग एक्डाइसल लाइंस, pores in the procuticle secrete additional epicuticle। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, यहाँ पर सिंपल उन्होंने ये कह दिया ना कि ओल्ड प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएगी, हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो जाएंगी। देन यहाँ से जो उसकी कंप्लीट उसका जो टूटना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जब हम हेड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, इंसेक्ट के हेड को पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे एक्डाइसल लाइन मौजूद होती है हेड के ऊपर। एक्डाइसल लाइन का मतलब ये होता है कि एक्डाइसिस जो है वो उस लाइन से स्टार्ट होनी है, वहां से पहले वो टूटेगी और देन फिर पूरा का पूरा खोल जो है वो उसका उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्डाइसल लाइन से स्प्लिट करेगा। पोर्स इन द प्रोक्यूटिकल सेक्रीट एडिशनल एपिक्यूटिकल, फिर जो प्रोक्यूटिकल के अंदर पोर्स हैं वो एडिशनल एपिक्यूटिकल को सेक्रीट कर देंगे। फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होगी एंड स्क्लेरोटाइजेशन होगी। न्यू एक्सोस्केलेटन फिर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। द आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स ड्यूरिंग एक्डाइसिस। जब वो एक्डाइसिस में होता है तो वो काफी वीक होता है, प्रेडेटर्स उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकते हैं। देयरफॉर इट रिमेन्स हिडन, इसी वजह से उसको अपने आप को क्या करवाना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है, ठीक है। द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स कंट्रोल ऑल दीज चेंजेस। अब इसको कंट्रोल क्या चीज कर रही है, उस इंसेक्ट का या उस आर्थ्रोपोड का नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसे, और उसका जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक हो गया। देन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस को हम क्विकली देख लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि रेडिकल चेंज आना है बॉडी फॉर्म में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसकी इमेच्योर लार्वल स्टेज से उसकी एडल्ट स्टेज में। मतलब लार्वल एग से जो रिलीज हो रहा है उसको हम लार्वा बोलते हैं। लार्वा से एडल्ट स्टेज में जाते जाते जो भी चेंजिंग उसके अंदर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस की जो है यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स होती है, जो हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। उसके वर्ड को स्टडी करेंगे, उसका प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगी। मेटामॉर्फोसिस में होता है होलोमेटाबोलस, जिसके अंदर कंप्लीट जो है वो मेटामॉर्फोसिस होगी, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से देन एडल्ट। फिर होती है हमारे पास हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ऐसे है कि उसके अंदर एग से जो है वो निम्फ रिलीज होगा, उसके लार्वा को हम निम्फ बोलते हैं, ठीक है। और निम्फ से डायरेक्ट जो है वो एडल्ट बन जाएगा, उसकी जो प्यूपल स्टेज है वहां पर नहीं आएगी, ठीक है। देन आता है हमारे पास पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस को आपने जो है वो रिलेट कर लेना है कॉकरोच के साथ। अगर आपने कभी कॉकरोच की के नेड्स को देखा होगा, कॉकरोच की जो लार्वल स्टेज उसको हम नेड्स बोलते हैं। तो नेड्स जो है वो क्या होता है, वो छोटे होते हैं, उनके पास विंग्स नहीं होते, लेकिन उनकी जो
शेप होती है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह की होती है, विंगलेस होते हैं, वो विंग्स नहीं होते, उसकी जो नेट्स फॉर्म है, उसकी जो लार्वल या छोटी फॉर्म्स को बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर भी जो है वो विंग्स आ जाएंगे और वो अडल्ट की तरह सिमिलर जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ए मेटाबोलिस। ए मेटाबोलिस का मतलब है बिल्कुल भी मेटामॉर्फोसिस हुई नहीं है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि लार्वल स्टेज से चेंज होते होते एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होना, लार्वल स्टेज चेंज होती है, एडल्ट स्टेज मतलब चेंज होती है। यहाँ पे देखें, अब ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई की शेप और है, यहाँ पर जो उसकी लार्वल स्टेज है वो एक कैटरपिलर की तरह की है, तो ये डिफरेंट है। तो जो दूसरी ए मेटाबोलस है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होनी नहीं है, जिस तरह का एडल्ट है बिल्कुल उसी तरह का उसका जो है वो लार्वी बोन है। और इसकी एग्जांपल में आप सिल्वर फिश को ले सकते हो। सिल्वर फिश आपने मोस्टली अपनी बुक्स के अंदर देखी होगी, या फिर अपनी अलमारियों के अंदर जो है वो कपड़ों को लगी होती है, जिसको हम ले भी बोलते हैं। पुरानी बुक्स खोलो ना, उसके अंदर से सिल्वर फिश निकलती है। वो फिश नहीं है एक्चुअली में, इंसेक्टर। ये आपको एमसीक्यू भी आया था आई थिंक इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ के पेपर, ये फिशरीज के पेपर में, कि कौन सी जो है वो ट्रू फिश नहीं है, तो उसमें था सिल्वर फिश, क्योंकि वो एक इंसेक्ट है। ओके, तो रेडिकल चेंज ये हमने पढ़ लिया, मेटामॉर्फोसिस। अब हमने जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। ये मेटामोरिज्म शो करते हैं, ठीक है, और इसकी बॉडी जो है वो स्पेशलाइजेशन कर लेती है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसको हम टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। इनके पास कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन होता है जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और सेंस स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन उसकी हो जाती है। देन इसके पास जो है वो पेयर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अब हमने देखना है कि आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम कितने हैं। इसके 4 सब फाइलम है। सबसे फर्स्ट वन फाइलम था सब फाइलम ट्रिलोब्यूटामोर्फा। ट्रिलोब्यूटामोर्फा के बारे में हमने पढ़ा कि इसके जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन जब वो थे तो वो मैरीन थे, और ये कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस पीरियड तक जो है वो सर्वाइव किए। उनकी जो बॉडी है वो 3 लॉन्गिट्यूडनल लॉब्स के अंदर डिवाइड की होती है। इसके पास हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। इसके पास एक पेयर एंटीना का मौजूद होता है, और इसके जो अपेंडेजेस हैं वो बायरेमस होते हैं। बायरेमस अपेंडेजेस का मतलब ये है कि 2 के अंदर इसके अपेंडेजेस जो है वो नेक्स्ट डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अपेंडेजेस हैज 2 ब्रांचेस। ये देखें, अब ये जो है वो हमारे पास ट्रिलोब्यूटामोर्फा का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। देन आता है हमारे पास सब फाइलम चिलीसिरेटा। जब सब फाइलम चिलीसिरेटा में जो बॉडी है वो प्रोसोमा और अपिस्तोसोमा के अंदर डिवाइड की हुई है। प्रोसोमा में हम क्या देखते हैं, सेफेलोथोरैक्स, मतलब इसमें जो उसका सर है, मतलब उसका जो सेफेलो, सेफेलो मींस हेड से हम लेते हैं, और थोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स जो है बिल्कुल इकट्ठा है। ये देखो, उसके सर से उसके थोरैक्स तक सब जगह जो है वो लेग्स अटैच की हुई हैं। और उसके बाद जो ओफिस्टोसोमा है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमन। तो ये उसका एब्डोमन है, और ये उसका क्या है, सेफेलोथोरैक्स है, जिसके साथ जो है वो सारी की सारी वॉकिंग लेग्स अटैच की हुई हैं। उसके बाद इट इज अ प्रीसिंग और पिंसर लाइक। अच्छा, उसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज है, ये देखें, जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज है यहाँ पे भी शो हो रहा है, इसको हम चिली सिरी बोलते हैं। चिली सिरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिंसर लाइक होता है। पिंसर लाइक मतलब चुटकी की तरह का होता है ये, ठीक है, और ये फीडिंग के लिए यूज करते हैं ये चिली सिरेटा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब चिली सिरेटा की नेक्स्ट क्लासेस हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्लास मिरोस्टोमेटा। क्लास मिरोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैरीन होते हैं। इनके पास बुक लंग्स होते हैं, ऑफिस्टोसोमा पर प्रेजेंट होंगे बुक लंग्स, और इनकी 2 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। वाटर स्कॉर्पियंस, ये वाले वाटर स्कॉर्पियंस हैं, और हॉर्सशू क्रैब्स। बेटा यही वो चीजें जो आपने याद करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से फाइलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी कौन सी क्लास में है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कोई भी एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो होर्सशू क्रैब है उसकी क्लास कौन सी है, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो फिर उसके अंदर से अगर आपने याद किया, इसको मेमोराइज किया है, तो फिर ही आप उसका आंसर सही लगा सकते हो, ठीक है। सुनकर याद नहीं होता, मेमोराइज करने की कोशिश किया करें। देन क्लास एरेक्निडा है। ये इसके जो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनके पास बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकिया दोनों होंगे। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स इन एडल्ट, और एडल्ट में जो है वो वॉकिंग लेग्स के 4 पेयर्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्टिक्स और माइट्स। ये देखिए, यहाँ ये स्कॉर्पियंस हैं और ये हमारे पास माइट्स हैं, ठीक है। देन आती है हमारे पास क्लास पिक्नोगोनिडा। दे हैव रिड्यूस्ड एब्डोमन। इसका एब्डोमन बिल्कुल खत्म हुआ था, रिड्यूस होता है। दे हैव नो स्पेशल रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। दे हैव 4 to 6 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये देखें इसकी कितनी ज्यादा वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट हैं। दे आर कॉमन इन ओशंस, और ये ओशंस में प्रेजेंट होती है, और इसकी एग्जांपल में आते हैं सी स्पाइडर्स, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। देन आता है जी सब फाइलम क्रस्टेशिया, और ये जो है हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है।
दे आर मोस्टली एक्वेटिक, इसके ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। देयर हेड हैव टू पेयर्स ऑफ एंटीना, उसके सर के ऊपर जो है वो एंटीना के भी टू पेयर्स प्रेजेंट होंगे। हम पहले बोले थे ना वन पेयर में मतलब दो एंटीना, टू पेयर्स में मतलब चार एंटीना प्रेजेंट होंगे। वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एक मैंडिबल्स का पेयर प्रेजेंट होगा, एंड टू पेयर्स ऑफ मैक्सिला, और टू मैक्सिला के टू पेयर्स प्रेजेंट होंगे। और दे हैव बायरेमस अपेंडेजेस, और बायरेमस का मैंने मतलब पहले भी समझाया था, यहाँ पे आप फिगर में भी देख लें कि ये वाली जो लेग है ये इंसेक्ट की लेग है। जब हमने उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है ना, उसके अंदर इंसेक्ट की लेग्स में आपने काफी हद तक सीख लेना है कि बायरेमस और यूनिरेमस क्या होता है। ये जो है इंसेक्ट की लेग है, देखें इसके आगे कोई भी ब्रांच जो है वो शो नहीं हो रही, लेकिन ये बायरेमस है, एक से जो है वो टू ब्रांचेस जो है वो निकली हुई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायरेमस अपेंडेजेस। देन आता है सब फाइलम क्रस्टेशिया की। नेक्स्ट हमने क्लासेस के बारे में पढ़ना है। रेमीपीडिया, इट हैज अ सिंगल स्पीशीज, देयर बॉडी विद अप्रोक्सीमेटली 30 सेगमेंट्स। देखिए कितनी सेगमेंट्स हैं इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं, और वो उसकी तादाद बता दी 30 सेगमेंट्स हैं। और दी सेगमेंट्स बियर बायरेमस अपेंडेजेस, और उनके ऊपर जो है वो बायरेमस अपेंडेजेस होंगे, ठीक है। Then Sphelocardia, Carida, sorry, they are small marine crustaceans. They have uniform leaf-like triremous appendages. Class Brachiopoda, they have flattened leaf-like appendages. These appendages are used in respiration, filter feeding, and locomotion. They are found mostly in fresh water. Example में आ जाएंगी fairy shrimp, brine shrimp, clump shrimp, and water fleas. बार बार कह रही हूँ, ये आपने चीजें याद करनी है। Then आती है class Mlecostreca, लार्जेस्ट क्लास है ये। देयर अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर क्रॉलिंग, फीडिंग एंड स्विमिंग। अब इसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो मॉडिफाई कर गए हैं, कुछ क्रॉल करने के लिए, कुछ फीड करने के लिए, कुछ स्विम करने के लिए। जैसे नीचे आपको शो हो रहे हैं, देखें लॉबस्टर्स हैं एग्जांपल्स में, क्रे फिश हैं, क्रैब्स हैं, श्रिम्प हैं, आइसोपोड्स हैं। ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये लॉबस्टर्स, क्रे फिश, क्रैब, श्रिम्प्स ये पानी के अंदर रहने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए ये लॉबस्टर्स के कितने अपेंडेजेस हैं, कुछ वॉकिंग के लिए हैं, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ फीड करने के लिए, खाने के लिए, कुछ सेंस करने के लिए, सारी मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, श्रिम्प्स हैं, और बहुत ज्यादा लोग जो है इनको पसंद करते हैं, खाते भी हैं इनको, श्रिम्प्स को, जिसको हम झींगा मछली भी बोलते हैं। देन आते हैं हमारे पास क्लास कॉपीपोडा। देयर मैक्सिलिपेड्स आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, देयर एंटीना आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। और इसकी एग्जांपल में देते हैं कॉपीपोड्स, जो कि ये नजर आ रहे हैं आपको। देन है क्लास सिरिपीडिया, दे आर सेसाइल एज एडल्ट्स। ये एडल्ट्स में सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब मूवमेंट नहीं करते, और मैरीन में रहते हैं। देयर बॉडीज इनक्लोज्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट वाल्व्स। यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको, उसकी बॉडी को किसने, कैल्शियम कार्बोनेट वाल्व्स ने जो है वो क्लोज करके रखा हुआ है। और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं बार्नेकल्स। देन सब फाइलम यूनिरेमिया, यूनिरेमिया जिसका हम इंतजार कब से कर रहे हैं कि ये फाइलम जो है वो हमारे पास कब आएगा, जिसके अंदर हमने अपनी क्लास इंसेक्टा को स्टडी करना है। देयर हेड है वन पेयर ऑफ एंटीना, अब इसके अंदर ओनली वन पेयर होगा एंटीना का। दे हैव वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का भी वन पेयर होगा। देयर आर अपेंडेजेस आर यूनिरेमस, और इसके सारे के सारे अपेंडेजेस यूनिरेमस होंगे, जिसकी वजह से हमने इसको नाम भी यूनिरेमिया का दिया है, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे इंसेक्ट्स और उनके सारे के सारे रिलेटिव्स। तो ये सारे रिलेटिव्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सब फाइलम यूनिरेमिया के अंदर हमने स्टडी कर लिया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है डिप्लोपोडा, जिसको हम मिलीपेड्स भी बोलते हैं। उनके अंदर क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे पर पेरेंट सेगमेंट, हर सेगमेंट के ऊपर जो है वो टू पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी। जो बॉडी है वो राउंड होगी क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। और ये क्लास डिप्लोपोडा है, क्लास इंसेक्टा नहीं है, ठीक है। क्लास इंसेक्टा की जो मैंने स्टार्टिंग में स्पेसिफिकेशन बताई है, उसकी जब वो डेफिनेशन पूरी होगी तो हम बोलेंगे ये इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिलीपेड है, क्योंकि इसके सेगमेंट्स के ऊपर, हर सेगमेंट के ऊपर लेग्स के टू पेयर्स प्रेजेंट हैं। देन आती है हमारे पास क्लास स्टीलोपोडा, जिसको हम सेंटीपेड्स भी बोलते हैं। इसमें जो है वो एक सेगमेंट के ऊपर एक पेयर लेग्स का प्रेजेंट होगा, और जो इसके क्लॉज होंगे वो पॉइजनस होंगे। बॉडी ओवल शेप की होगी क्रॉस सेक्शन में, और क्लॉज भी क्या होंगे, पॉइजनस। क्लास पैरोपोडा, क्लास पैरोपोडा मतलब ये स्मॉल होते हैं, 0.5 से 2 मिलीमीटर तक होते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। 11 सेगमेंट्स होते हैं इनके पास, 9 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी, और ये लीफ मोल्ड के अंदर रहेंगे। लीफ मोल्ड होती है लीव्स और ट्रीज का डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोज्ड मटेरियल में वो जो मतलब काफी गल सड़ के जो मवाद बनाता है, उसको हम लीफ मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास क्लास सिम्फाइला। सिम्फाइला जो है वो हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 to 10 मिलीमीटर तक लॉन्ग एंटीना होंगे, सेंटीपीड लाइक होंगे, और 10 to 12 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी, और सोइल और लीफ मोल्ड के अंदर जो है ये रहेंगे।
देन आती है क्लास हेक्सापोडा, क्लास इंसेक्टा, हमारी फेवरेट क्लास एंटोमोलॉजी से रिलेटेड हमने वो स्टडी करनी है। इसमें क्या हमने स्पेसिफिकेशन, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीज देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, बॉडी में एक हेड होगा, थोरेक्स होगा, दूसरा एब्डोमेन होगा और मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये देखें, ये हमारे पास हेड है, ये उसके पास थोरेक्स है, ये क्या है, एब्डोमेन है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक इंसेक्ट बन गया। अब उसकी जो सब क्लास है उसमें हमने 2 सब क्लासेस स्टडी करनी है। एक सब क्लास है हमारे पास ए टेरिगोट, दूसरी सब क्लास टेरिगोट। टेरिगोट मतलब विंग्ड इंसेक्ट्स और ए मींस नथिंग, तो इसके अंदर जो है विंग्स नहीं है, तो विंगलेस इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ए टेरिगोट्स। wingless insects, pregenital abdominal appendages, ametabolous metamorphosis, indirect sperm transfer। अब ametabolous metamorphosis मैंने आपको पीछे समझा दिया है, यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता देती हूँ, इसके अंदर कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। ए टेरिगोट्स के अंदर जैसा एडल्ट होता है वैसा ही उसका जो है वो लार्वी होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर, इसके अंदर जो स्पर्म है मेल डायरेक्टली फीमेल के अंदर ट्रांसफर नहीं करके जाता, इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, मतलब वो स्पर्म जो है वो ले कर देगा, और सॉरी स्पर्म जो है वो रिलीज कर देगा और फीमेल जो है वो उसको पिक कर लेगी। इस तरह का ऐसा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है उनके अंदर नहीं होगा, ठीक है। उसके ऑर्डर्स के बारे में हम देख लेते हैं। ऑर्डर कोलम्बोला, ऑर्डर कोलम्बुला की क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये आपने ध्यान से देखना है। एंटीना विद 4 to 6 सेगमेंट्स, एंटीना के जो सेगमेंट्स हैं वो ये देखें, उसका एंटीना जो है वो सेगमेंट्स में मौजूद है, सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसमें 4 से 6 सेगमेंट्स हो सकते हैं। कंपाउंड आइज इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं बड़ी बड़ी आइज, ठीक है, उसके अंदर ओमाटिडिया होते हैं और काफी इजीली जो है वो हर एंगल से इसकी मदद करती है इंसेक्ट्स की देखने में। एब्डोमन विद 6 सेगमेंट्स, और एब्डोमन के 6 सेगमेंट्स होंगे, मोस्ट विद स्प्रिंगिंग अपेंडेज ऑन 4th सेगमेंट, और 4th सेगमेंट पे जो है वो स्प्रिंगिंग अपेंडेज प्रेजेंट होगा। स्प्रिंगिंग अपेंडेज जो है वो जंपिंग के लिए यूज होता है इनके अंदर, कोलम्बुला के अंदर, और ये सोइल और लीफ लिटर के अंदर जो है वो रहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल में देते हैं स्प्रिंग टेल्स, जो कि यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहे हैं। इसके जो है वो 4th वाले अपेंडेज पे नीचे वाली साइड पे जो है वो स्प्रिंगिंग अपेंडेज प्रेजेंट होगा, जो जंपिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये स्प्रिंग टेल्स। देन आता है हमारे पास प्रोटूरा, ये माइन्यूट होते हैं, कॉन शेप्ड हेड होता है इनका, बिल्कुल ऐसे कॉन की तरह का इसका हेड होगा। कंपाउंड आईज और ओसिलाई बिल्कुल एब्सेंट होंगे इनके अंदर। जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं वो फर्स्ट 3 सेगमेंट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, और ये सोइल और लीफ लिटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है प्रोटूरंस। देन आता है हमारे पास डिप्लूरा, हेड विद मैनी सेगमेंटेड एंटीना, काफी हेड के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होंगे लेकिन काफी सेगमेंट्स होंगे एंटीना के। कंपाउंड आइज एंड ओसिलाई एब्सेंट होती हैं। सरसाई मल्टी सेगमेंटेड और फोर्सेप लाइक, सरसाई ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, अब ये देखें, ये वाला सरसाई बिल्कुल सीधा है और इस पे सरसाई थोड़ा सा इस तरह से उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। सरसाई मतलब सेंसरी इसका फंक्शन होता है, ये सेंस करता है केमिकल्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और मल्टी सेगमेंटेड भी हो सकता है और फोर्सेप लाइक भी हो सकता है, मतलब कांटे की तरह का भी, ठीक है। इनहेबिट सोइल एंड लीफ लिटर, ये भी किधर रह रहा है, लीफ लिटर के अंदर। देन आता है हमारे पास थाइसोनोरा, ये टेपरिंग एब्डोमन है, ये देखें इसका जो एब्डोमन है वो टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब होता है कि जब वो अपने लास्ट पोर्शन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल तंग हो रहा है, ठीक है। तो ये टेपरिंग एंड है इसका एब्डोमन का। उसके बाद फ्लैटेंड स्केल्स एंड बॉडी, बॉडी के ऊपर फ्लैट स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और बिल्कुल उसके टर्मिनल पे ये देखिए यहाँ पे सरसाई प्रेजेंट है, ठीक है। लॉन्ग एंटीना, और एंटीना इसके लॉन्ग होंगे। और ये क्या है हमारे पास, सिल्वर फिश, जिसकी आप बात जो है वो ए मेटाबोलिस में भी करके आए हैं। सिल्वर फिश जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करती, इसका जो एडल्ट है बिल्कुल इसका लार्वी भी बिल्कुल इसकी तरह का ही होगा, ठीक है। देन आती है हमारे पास सब क्लास टेरिगोट्स, यहाँ पे हमने विंगलेस इंसेक्ट्स की बात की थी, देखें किसी के अंदर भी जो है वो हमने विंग्स नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या स्टडी करनी है, टेरिगोट्स, इसके अंदर जो है वो विंग्स होंगे। इंसेक्ट्स डिसेंडेंट्स फ्रॉम विंग्ड एंसेस्टर्स, नो प्रीजेनिटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस और डायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर, मतलब जो चीजें हमने ए टेरिगोट्स में पढ़ी बिल्कुल उससे उलट जो है वो टेरिगोट्स के अंदर, इसके अंदर स्पर्म की ट्रांसफर भी जो है वो डायरेक्ट है, और इसके अंदर जो है वो विंग्स भी प्रेजेंट हैं। सब सुपर ऑर्डर एक्सोटेरिगोटा, एक्सोटेरिगोटा के अंदर क्या होगा, पारोमेटाबोलस और हेमीमेटाबोलस के ऑर्गेनिज्म सारे प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी या पारोमेटाबोलस होगी, ठीक है। विंग्स डेवलप एज एक्सटर्नल विंग्स पैड,
ऑर्डर एफीमेरोप्टेरा, एफीमेरोप्टेरा ऑर्डर के बारे में हमने स्टडी करना है। एलोंगेट एब्डोमेन, एब्डोमेन इसका एलोंगेट है विथ 2 और 3 टेल फिलामेंट। 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स, मेम्ब्रेनस विंग्स मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं बिल्कुल झिल्ली नुमा इसके जो विंग्स होते हैं, विद मैनी वेन्स। 4 विंग्स ट्राइंगुलर अबॉर्ड ब्रिस्टल लाइक एंटीना मे फ्लाइज। ठीक है, ये जितने भी विंग्स की शेप्स हैं हम एनाटॉमी के अंदर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि वेन्स क्या होती हैं, 4 विंग्स क्या हैं, और ट्रायंगुलर शेप क्या है, उसके कितने रीजन्स होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, अब जल्दी हम जो है वो एनाटॉमी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएंगी, मे फ्लाइज। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑर्डोनेटा, एलोंगेट मेम्ब्रेनस विंग्स विद नेट लाइक वेनेशन, एब्डोमन लॉन्ग, एब्डोमन ये देखें इसका कितना लॉन्ग है, एंड स्लेंडर। कंपाउंड आइज ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द हेड, और इसके हेड के ऊपर काफी बड़ी बड़ी जो है वो कंपाउंड आइज होती हैं, और इसके रिप्रेजेंटेटिव ड्रैगन फ्लाइज और डेम्सल फ्लाइज होती हैं। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास ऑर्डर फेस्मिडा, बॉडी एलोंगेट होती है और स्टिक लाइक होती है, विंग्स जो है वो इसके रिड्यूस्ड होते हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं होते। सम ट्रॉपिकल फॉर्म्स आर फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक, वॉकिंग स्टिक्स और लीफ इंसेक्ट्स, तो इनको हम वॉकिंग स्टिक्स भी बोलते हैं और लीफ इंसेक्ट्स भी बोलते हैं। देन आता है हमारे पास ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा 4 विंग लॉन्ग नैरो एंड लेदरी, हाइंड विंग जो उसका 4 विंग होगा, आगे वाला जो उसका पर होगा वो लॉन्ग होगा, नैरो होगा, लेदरी होगा, और जो पीछे वाला विंग होगा वो काफी ब्रॉड होगा और मेम्ब्रेनस होगा, और इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो च्यूइंग होंगे, मतलब ये किसी को अगर बाइट करेगा तो उसे फील होगा, च्यूइंग च्यू चबा कर ये जो है वो खाना अपना फूड वगैरह अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये माउथ पार्ट्स। अब वही बात है, अगर हम माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाना है कि माउथ पार्ट्स में जो है वो च्यूइंग माउथ पार्ट्स कौन से होते हैं, लैपिंग माउथ पार्ट्स कौन से होते हैं, उसके बाद जो नेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने वाले स्टिंगिंग माउथ पार्ट्स वो कौन से होते हैं, सारी चीजें जो है एनाटॉमी के अंदर आप लोग डिटेल से देखोगे। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो है ग्रास होपर्स, क्रिकर्स एंड केडिड्स। देन आता है ऑर्डर मेंटोल्डी, प्रोथोरेक्स जो है वो लॉन्ग होती है, प्रोथोरेसिक लेग्स भी लॉन्ग होंगी, और आर्म्ड विद स्ट्रॉन्ग स्पाइंस फॉर ग्रेस्पिंग प्रे, और उनके पास जो है वो स्पाइंस प्रेजेंट होंगे क्या करने के लिए, प्रे को ग्रेस्प करने के लिए। और इसकी एग्जांपल में क्या है, मेंटिस, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें ये वाली जो है वो यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट है इसके नीचे छोटे छोटे, प्रे को जो है वो पकड़ने के लिए, ये मेंटिस की फिगर है। देन आता है हमारे पास ऑर्डर बिलेट्रिया, बॉडी ओवल होती है, फ्लैटेंड होती है, हेड कंसील्ड फ्रॉम अबव बाय अ शील्ड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स। इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे कॉकरोच। अगर आपने कॉकरोच के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा फिर उसके कैरेक्टर को याद किया तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आइसोप्टेरा, वर्कर्स वाइट एंड विंगलेस, front and hind wings of reproductives of equal size, reproductives and some soldiers are sclerotized, abdomen broadly, joints thorax social। तो इसमें क्या आ जाएंगे, टर्माइट्स। इसकी एग्जांपल्स में ये देखें ये टर्माइट्स आ जाएंगी। देन ऑर्डर डर्माप्टेरा, chewing mouth parts, thread like antenna and abdomen with unsegmented forceps like cerci। तो इसमें क्या आ जाएंगे, earwigs। ऑर्डर फीथरेप्टेरा, स्मॉल विंगलेस एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो बाहर वाली सरफेस पे पैरासाइट्स होते हैं लेकिन बाहर वाली सरफेस पे रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाते, इसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, वाइड, सकिंग एंड चूइंग लाइस। ये देखें लाइस बेसिकली जो है वो जू को बोलते हैं जो हमारे सर में भी होती हैं, और वो भी एक्टोपैरासाइट्स ही हैं। उनका भी काम क्या होता है, सक करना ब्लड को बॉडी से, पहले तो वो बाइट करेंगी बॉडी अपनी नीडल को अंदर भेजेंगे और फिर सक करेंगी। देन ऑर्डर हेमिप्टेरा, proximal portion of forewings sclerotized, distal portion membranous, sucking mouth parts arise ventrally on anterior margin of head। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे ये वाले bugs। देन ऑर्डर होमोप्टेरा, विंग्स एंटायरली मेम्ब्रेनस, ये देखें मेम्ब्रेनस इसके विंग्स जो हैं वो मतलब आर पार नजर आने वाले, माउथ पार्ट्स अराइज वेंट्रली ऑन पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ हेड, हाइपोग्नेथस। अब जब हमने हेड की फॉर्मेशन या माउथ की लोकेशन पढ़नी है तो उसमें आपको पता चलेगा हाइपोग्नेथस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हाइपो का मीन्स होता है पोस्टीरियर साइड पे, मतलब इसका जो माउथ है वो नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं ये हाइपोग्नेथस है। सिसाडास, लीफ होपर्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज एंड स्केल इंसेक्ट्स जो हैं ये सारे क्या हैं, हमारे पास ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास है जी लीफ होपर।
ठीक है, ये हमारे पास एफिड है और ये हमारे पास स्केल इंसेक्ट है। देन आता है हमारे पास ऑर्डर थाइसेनोप्टेरा, स्मॉल बॉडीड सकिंग माउथ पार्ट्स, विंग्स नैरो एंड फ्रिंज्ड विद लॉन्ग सिटी प्लांट पेस्ट, इसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। अब हमने जो है वो एक्टोटेरिगोट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमने एंडोटेरिगोट्स के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होगी वो क्या होगी, होलो मेटाबोलिस, मतलब इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। एग होगा, एग के बाद लार्वी के बाद प्यूपा के बाद देन जो है वो एडल्ट बनेगा, और इसका जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसलिए इनके फीडिंग हैबिट्स, इनके हैबिटेट वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, विंग्स डिवेलप इंटरनली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, प्यूपल स्टेज के अंदर जो विंग्स हैं वो इंटरनली डिवेलप करेंगे, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है एंडोटेरिगोट्स का। ऑर्डर न्यूरोप्टेरा, विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं, हाइंड विंग्स हेल्ड रूफ लाइक ओवर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, लेस विंग्स, स्नेक फ्लाइज, एंटीलाइंस एंड डॉब्सन फ्लाइज। अब हम देख लेते हैं लेस विंग्स में, ये देखें वो बोल रहे हैं कि जो उसके विंग्स हैं वो इस तरह उसकी बॉडी को कवर करते हैं जैसे वो रेस्ट में है, ये मेम्ब्रेनस विंग्स हैं इसके। देन आते हैं हमारे पास ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फोर विंग्स स्क्लेरोटाइज्ड फॉर्मिंग कवर्स एलिट्रा ओवर द एब्डोमेन, हाइंड विंग्स मेम्ब्रेनस शोइंग माउथ पार्ट्स, लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर इसका आता है बीटल्स। ऑर्डर ट्राइकोप्टेरा, mouth like with city covered antenna showing mouth parts, wing covered with city and held roof like over abdomen at rest, larvae aquatic and often dwell in cases that they construct cadis else। तो ये मेन जो उसका रिप्रेजेंटेटिव आपने याद करना है, ऑर्डर याद रखना है, और उसके जो फिगर को देखने के बाद आपके जहन में जो चीजें अच्छे तरीके से मेमोराइज आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो आपके जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, देन ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, विंग्स ब्रॉड एंड कवर्ड विद स्केल्स, इसके जो विंग्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, उनके ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स फॉर्म्ड इनटू सकिंग ट्यूब, और इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो किसके अंदर डिवेलप किए होते हैं, सकिंग ट्यूब के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो है वो फ्लावर्स के नेक्टर को वहां से लेना होता है, सक करना होता है, तो इसलिए इसके माउथ पार्ट्स भी वैसे ही होंगे। इसमें आ जाएंगे मोथ्स और बटरफ्लाइज। मोथ्स पतंगों को बोलते हैं, बटरफ्लाइज तितलियां। तो मोथ्स का कलर थोड़ा सा ऐसे डर मतलब अजीब इस तरह का, जिसको हम बोलते हैं लेस वाइब्रेंट होगा, और बटरफ्लाइज का कलर ज्यादा वाइब्रेंट और डिफरेंट कलर्स के साथ बनी हुई होती है। देन ऑर्डर डिप्टेरा, मीजोथोरेसिक विंग्स वाल डिवेल्प्ड, मेटाथोरेसिक विंग्स रिड्यूस टू नोब लाइक halters, वेरियसली मॉडिफाइड बट नेवर शोइंग माउथ पार्ट्स। अब ये देखें, जब हमने विंग्स के बारे में पढ़ना है तो जो उसके अब थोरैक्स के भी जो है वो तीन रीजन्स होते हैं। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजो एंड मेटा। तो वो कह रहा है कि जो मीजोथोरैक्स के विंग्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, ये देखें यहाँ पे जो काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो मेटाथोरैक्स के विंग्स हैं वो नॉब लाइक हाल्टर्स के अंदर डिवाइड कर गए हैं, सॉरी मॉडिफाई कर गए हैं। अब हाल्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इंसेक्ट गंदी सी ड्रा करती हूँ, फ्लाई ड्रा करती हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये वाले जो हैं उसके मीजोथोरैक्स के विंग्स थे जो कि अच्छे वाले फॉर्म प्रेजेंट है। अब जो उसके मेटाथोरैक्स के ऊपर विंग्स प्रेजेंट है वो इस तरह के हाल्टर्स के अंदर, ये इस तरह हाल्टर्स के अंदर जो है वो मॉडिफाई कर गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्लाइज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हाल्टर्स होते हैं उनमें। वेरियसली मॉडिफाइड बट नेवर शूइंग माउथ पार्ट्स, इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो शू नहीं करते। और ये हमारी हाउस फ्लाई है जो हमेशा हमारे ऊपर जो है यूं करके मंडलाती रहती है और बिल्कुल भी मैं बाइट नहीं करती, उसका मतलब ये है कि इसके ना ही बाइटिंग या चूइंग माउथ पार्ट्स नहीं है। देन आते हैं ऑर्डर स्फिनोनेप्ट्रा, सिफोनेप्ट्रा सॉरी, लेटरली फ्लैटन्ड सकिंग माउथ पार्ट्स, जंपिंग लेग्स, पैरासाइट्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीज बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर हाइमिनोप्टेरा, विंग्स मेम्ब्रेनस विद फ्यू वेन्स, वेल डेवलप्ड ओविपोजिटर। ओविपोजिटर इनके पास जो उसका डंग होता है जिसको हम बोलते हैं ओविपोजिटर, ये डंग मारती है इसने हमें, ये वाली जो भीड़ है। तो ओविपोजिटर जो है वो बेसिकली स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है दूसरी फीमेल में, और ये जो है वो अपने डिफेंस के तौर पे भी यूज कर लेती है। समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू अ स्टिंग माउथ पार्ट्स, मॉडिफाइड फॉर बाइटिंग एंड लैपिंग, सोशल एंड सॉलिटरी स्पीशीज, ये सोशल भी हैं, मतलब सोशली भी रह सकती हैं और सॉलिटरी भी हैं। ठीक है, देन इसमें एग्जांपल आ जाती है आंट्स की, बीज की और वैस्प की। आंट्स जो है वो हमारी चूंटियां, बीज जो है ये हनी बीज जो शहद बनाती हैं, और ये जो पीले रंग की पूंडी जिसको आप बोलते हो वैस्प, भीड़, वो। ओके, अब सारे के सारे हमने जो है वो ऑर्डर्स
यूनिरेमिया के कंप्लीट कर लिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों ने देख लिए, उसको आपने याद भी करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड अदर मेजर ग्रुप्स इन एनिमल किंगडम, वो हम पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। एनिमल किंगडम, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर डिवाइड है। इनवर्टिब्रेट की प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमाटोड्स, मोलस्क के साथ हमारा यहाँ पे अभी कोई लिंक नहीं है। आर्थ्रोपोड के साथ है, आर्थ्रोपोड की भी ये डिफरेंट क्लासेस हैं, उसकी भी क्लास इंसेक्टा के साथ हमारा लिंक है एंटोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। लेकिन बाकी भी हमने जो है वो डिटेल से स्टडी करनी है, आपका ही फायदा होगा इसमें। देन ये जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो मैंने मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए कि आप इजीली यहाँ से इसको मेमोराइज कर सकते हो कि ये करेक्टर्स हैं और ये डिफरेंट जो है वो क्लासेस के बारे में लिखा हुआ है, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, शिलोपोडा, डिप्लोपोडा और निकोपोडा एंड देन इंसेक्टा, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज किससे क्या किधर कौन से लेवल पर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने खुद याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। 6 लेग फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। इनकी बॉडी 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड है। पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। उसके बाद थोरेक्स जो है उसके 3 पोर्शंस हैं और 3 पेयर्स ज्वाइंटेड लेग्स के प्रेजेंट हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। इसकी एक्सक्रीशन जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए होती है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, और जो ब्रेन है उसका 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हमने जो है वो ए मेटाबोलस, मेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस के हवाले से, मतलब मेटामॉर्फोसिस के लिहाज से उनकी जो है वो डिवीजन कर दी है, ताकि इजीली आप लोग याद कर सको। पीछे हमने इसको कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है कि मेटामॉर्फोसिस की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे याद करने के लिए एक जो है वो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है कि ए मेटाबोलिस के अंदर कितने इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स आते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है। देन मेटाबोलस के अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है। देन हेमी मेटाबोलस के अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है। यहाँ से आपने इसको, और होलो मेटाबोलस जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, उसके कितने ऑर्डर्स, उनकी एग्जांपल्स क्या है, यहाँ से इजीली याद कर लेना आपने। ओके, फाइनली हम इंसेक्ट डोमिनेंस वाले टॉपिक के ऊपर आ गए। इंसेक्ट डोमिनेंस मतलब इंसेक्ट्स जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीशी है अर्थ के ऊपर, और ये 480 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ओरिजिनेट यहाँ इस जमीन पर इन्होंने जो है वो अपना कदम रखा। अमंग 1.7 मिलियन लिविंग स्पीशीज में से 0.95 मिलियन स्पीशीज जो है वो क्या है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं, जिसमें कोलियोप्टरा, लेपिडोप्टरा, हेमिनोप्टरा, डिप्टरा, हेमिप्टरा एंड ऑर्थोप्टरा। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे अब आ जाने चाहिए इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स भी, और यहाँ पे उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज भी लिखी गई हैं, जिसको आपने ध्यान से माइंड में रखना और याद करना। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ऑर्डर में या सबसे ज्यादा नंबर में कौन से ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट है, सबसे कम कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। देन मैयर ऑफ डोमिनेंस, हमने जो है वो इनकी डोमिनेंस को किस तरह से मैयर किया। इन वो स्पीशीज जो अपने नंबर में ज्यादा हो, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का नंबर भी ज्यादा हो और एक सिंगल स्पीशीज में इंडिविजुअल का नंबर भी ज्यादा हो, हैबिटेट्स भी ज्यादा हो, मतलब ग्रेट वैरायटी में फैले हो। हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह, मतलब वो डेजर्ट्स में भी रहे, वो पानी में भी रहे, वो कोल्ड इन्वायरमेंट में भी रहे, वो वेट में भी रहे, समर में भी रहे, मतलब इसलिए हैबिटेट्स की वैरायटी काफी लॉन्ग हो। लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इनकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी लंबी चौड़ी हो। देन डेसिकेशन रेजिस्टेंस भी हो, मतलब इजीली जो है वो इनकी बॉडी से पानी लूज ना करे। अगर पानी जो है वो इनकी बॉडी में रहेगा तो ये जिंदा रहेंगे, इनकी सक्सेशन भी जो है वो सक्सेशन के रेट भी ज्यादा बढ़ेंगे। अगर पानी ही लूज कर दिया इन्होंने तो इनकी डेथ चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है ये नंबर में ज्यादा है, क्योंकि ये डेसिकेशन रेजिस्टेंस है। ओके, ट्रैकियल सिस्टम, इनकी बॉडी में जो है वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, तो इजीली रेस्पायर कर सकते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब ये कम टाइम में ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करेंगे और जल्दी ग्रो करेंगे और जल्दी एडल्ट फॉर्म में पहुंचेंगे, देन फिर अंडे प्रोड्यूस करेंगे और देन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंसेक्ट्स का हाई होता है। जो एग लेइंग कैपेसिटी है क्वीन टर्माइट की, वो 6000 से 7000 एग्स है एक दिन में 15 साल की उम्र में, सॉरी 15 लॉन्ग ईयर्स तक, मतलब 15 साल तक जो है वो अपनी एडल्ट फॉर्म से 15 साल तक ये रिलीज करती रहती है एक टर्माइट क्वीन। शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, इनका डेवलपमेंट पीरियड भी शॉर्ट होता है। लाइक जो कॉर्न एफिड है वो प्रोड्यूस करती है 16 निम्स। निम्स मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म की लार्वल स्टेजेस को हम निम्फ बोलते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्टेट। और कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहने वाले हैं, सॉरी जैसे मे फ्लाइज है, मे फ्लाई के जो मैगेट्स हैं वो पानी में रहेंगे,
उसके लार्वल को हम मैगट्स बोलते हैं और कुछ के लार्वे को हम जो है वो नेड्स बोलते हैं, जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो 16 निम्स जो है वो एक फीमेल प्रोड्यूस करती है, जो कि 16 दिन में अपने अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, और 16 दिन के बाद वो भी फिर नेक्स्ट जो है वो एग्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे और ऑर्गेनिजम्स जो है वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब सक्सेस के रीजंस को क्विकली देख लेते हैं। उनका साइज जो है वो स्मॉल है, बॉडी का स्ट्रक्चर परफेक्ट है, सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, रेस्पायर करते हैं वो। उसके बाद पीरियड ऑफ ग्रोथ उनके सेपरेट हैं, रैपिडिटी ऑफ ग्रोथ ड्यू टू शॉर्ट लाइफ साइकिल, देन रिप्रोडक्शन की पावर उनकी काफी ज्यादा है, पावर ऑफ अडेप्टेशन और अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को। केयर वंस सॉरी केयर द यंग वंस, वो अपने जो बच्चे हैं उनके जो लार्वल स्टेजेस है उनको उनकी केयर करते हैं ताकि वो उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा हो सके। फिक्सनेस ऑफ पर्पस, और अपने पर्पस के साथ काफी जो है वो फिक्स्ड होते हैं। ओके अब लास्ट जो है वो हमने पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हमने इंसेक्ट्स की हार्मफुलनेस भी देखनी है, तो वो क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, और देन उसकी जो है वो बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट्स को भी एस्पेक्ट्स को भी देखना है कि वो क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं क्रॉप्स को और वैल्यूएबल प्लांट्स को। क्या करके, शूइंग प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को जो है वो चुबा लेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और वो प्लांट जो है जहां से उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो खराब होगी, बाकी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर जो है वो इजीली अटैक कर लेंगे, उसको कोई ना कोई और बीमारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये खुद तो खराब करते हैं प्लांट को, और बीमारियों के लिए भी काफी जो है वो खराब कर देते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो ठीक है, ये सारी जो है वो रीडिंग ही है, आपने इसको रीड कर लेना अच्छे तरीके से। लोकस्ट, ग्रास होपर, क्रिकट, कैटरपिलर, बीटल्स, ईटीसी। अब चूइंग प्लांट्स मतलब चू वही कर सकता है जिसके पास चूइंग माउथ पार्ट्स हैं, तो इससे आपने ये भी याद रखना है कि इन सारे ऑर्गेनिज्म के पास कौन से माउथ पार्ट्स होंगे, चूइंग माउथ पार्ट्स होंगे, जो चू करके प्लांट को जो है वो इजीली खराब कर दे। देन डी सैपिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के अंदर क्या होता है, सैप होता है, सैप को रिमूव कर देंगे तो लीव्स की क्या हो जाएगी, डी सैपिंग हो जाएगी, उसके अंदर से उसका फूड ही खत्म हो जाएगा। तो जो इंसेक्ट्स है वो ग्रोइंग प्लांट्स के ऊपर उसके एपिडर्मस को बिल्कुल, पीड्स का मतलब होता है उसको, उसके ऊपर अंदर छेद करके ना उसके अंदर से सैप निकालते हैं, उसका सैप को सक कर लेते हैं। इसके दौरान क्या होता है, लिक्विड, ओनली लिक्विड आर सक्ड एंड द इंसेक्ट इटसेल्फ रिमेन एक्सटर्नली ऑन द प्लांट। लिक्विड सक कर लेंगे और जो इंसेक्ट है वो प्लांट के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। एक्सट्रीमली स्लेंडर एंड शार्प पॉइंटेड पोर्शन ऑफ माउथ पार्ट्स इज थर्स्ट इन द प्लांट फ्रॉम विच द सैप इज सक्ड। The puncture made is so small that it is never seen, but the suction of the sap results in white। वो कह रहे हैं कि वो अपनी शार्प पॉइंटेड पोर्शन माउथ पार्ट से उसको सैप को सक कर लेगा। जो उसका पंक्चर हुआ होगा, वो जो स्किन उसकी वो इतनी ज्यादा स्मॉल होगी कि इंसानी आंख से नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी सक्शन की वजह से जो उस ट्री, जो वो लीफ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कलर व्हाइट हो सकता है, ठीक है, येलो, ब्राउन या फिर रेड स्पॉट्स बन सकते हैं लीव्स के ऊपर, फ्रूट या ट्विग्स के ऊपर, या लीव्स की जो है वो कर्लिंग हो सकती है, जिससे हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर किसी इंसेक्ट ने जो है वो अटैक किया था, ठीक है। और ये फ्रूट की डिफॉर्मिंग हो सकती है, ठीक है, जनरल विथरिंग, ब्राउनिंग और वाइटरिंग होना ये, एंड डाइंग ऑफ द होल प्लांट। तो ये पूरा का पूरा प्लांट भी जो है वो इंसेक्ट के अटैक से इस तरह खराब हो सकता है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, एफिड्स हैं, स्केल इंसेक्ट्स हैं, लीफ होपर्स हैं, प्लांट बग्स हैं, और जो व्हाइट फ्लाई है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। व्हाइट फ्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लीफ कर्ल वायरस डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, ठीक है। देन आता है बोरिंग, टनलिंग प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स या फ्रूट्स। बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोर करना, सुराख कर देना, तो ये सुराख कर देगी प्लांट्स के अंदर, टनल बना के जो है वो उसके अंदर जाएगी, अपना काम करेगी और प्लांट का बेड़ा गर्क कर देगी, ठीक है। बोरर्स इन वुड और पिच, दैट इज शुगर केन स्टेम बोरर, पिंक बॉलवर्म ऑफ कॉटन, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बीमारियां काज करते हैं। देन फ्रूट फ्लाई इन फ्रूट्स, दैट इज गावा फ्रूट, फ्रूट फ्लाई जो है वो गावा फ्रूट को खराब कर देगी, लीफ माइनर सिट्रस को, और गाल इंसेक्ट्स जो है वो ये काम करते हैं टनलिंग वाला। देन अटैकिंग रूट्स, फिर रूट्स को जो है वो अटैक करते हैं। एग्जाम्पल में निम्स हैं, एडल्ट्स ऑफ वूली एफिड सक the sap from the roots of apple causing the development of tumors and decay of the roots। अगर किसी की रूट से खराब होगी, ट्री की जड़ें ही खराब होंगी, तो वो पौधा किस तरह ही फल फूल सकता है, तो वो सारा का सारा उसको डैमेज कर देगी, ठीक है। एग्स लेड इन प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स के ऊपर क्या कर देंगे, वो अंडे दे देंगे, ठीक है। इन सम केसेस फीमेल्स ले देयर एग्स इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट
cicadas and crickets. As soon as the young one hatch, they leave the twig. यंग वन वहां से हैच करता है और पीछे जो है अपना निशान छोड़ जाता है, ठीक है। प्लांट पार्ट्स यूज फॉर मेकिंग नेस्ट, प्लांट्स जो है सॉरी इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट के पार्ट्स को नेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे बिसाइड्स लेइंग एग्स इन प्लांट्स, इंसेक्ट समटाइम्स रिमूव द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अंडे देने की बजाय वो प्लांट्स के पार्ट्स को रिमूव कर देती हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट एल्सवेयर ऑल्दो दे डू नॉट फीड ऑन दीज मटेरियल्स, ये उस मटेरियल के ऊपर फीड नहीं करती बल्कि उससे क्या करती है, नेस्ट बनाती है। देन कैरिंग अदर इंसेक्ट्स एंड एस्टैब्लिश देम देयर, और फिर इंसेक्ट्स ये भी काम करते हैं कि खुद तो वो आ रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं कि आओ मेरे साथ वहां पर रहो, मुझे इन रिवर्स में फायदा दो और उसका नुकसान करो, और कौन सी रिलेशनशिप कायम करो, म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं इसमें, ठीक है। आंट्स कैरी एफिड्स, आंट्स जो है वो एफिड्स को अपने साथ ले आती हैं, ठीक है। एंड मिलीबग्स टू कॉर्न एंड सिट्रस फ्रूट, एफिड्स को और मिलीबग्स को किसके पास, मकई के पौधे के पास, सिट्रस फ्रूट्स के पास, विच प्रोड्यूस हनी ड्यू सेक्रेशन दैट इज टेकन बाय आंट्स। एफिड्स और मिलीबग्स वहां पे क्या करेंगे, हनी ड्यू सेक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। हनी ड्यू सेक्रेशन का मतलब क्या होता है, अब ये देखें एफिड्स ने और मिलीबग्स ने तो बिल्कुल जो है वो प्लांट के नेक्टर के ऊपर फीड करना है, मतलब वहां से उसका सैप, उसका ग्लूकोज ले रही है, ठीक है। वो ग्लूकोज लिया, अब वो जो सेक्रेट करेंगी वो भी तो ग्लूकोज ही सेक्रेट करेंगी ना, जो खा रही है वही सेक्रेट करेंगी, तो जो उसकी सेक्रेशन होगी उसको यहाँ पे हम जो है वो हनी ड्यू बोल रहे हैं। तो जब वो हनी ड्यू सेक्रेशन करेंगी तो उसके ऊपर कौन फीड करेगा, आंट्स फीड करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आंट्स को भी फायदा मिलता रहेगा और जो मिली बग्स हैं वो भी फायदे में होंगी, और ये रिलेशनशिप क्या होगा, म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप यहाँ पे कायम हो जाएगा, ठीक है। इन सम केसेस द मोस्ट कॉमन इंटररिलेशनशिप हैव ग्रोन अप बिटवीन द आंट्स ऑन द, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग है, आप लोगों ने रीड कर लेना इसको। सच केसेस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स अपॉन ईच अदर आर नोन एज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। प्लांट डिजीज कैरियर्स एंड वेक्टर्स, वही बात है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरियर होते हैं डिजीजेस के, जैसे व्हाइट फ्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉटन लीफ कर्ल वायरस के स्प्रेड होने की। देन इंसेक्ट्स जो है वो एनोइंग होते हैं काफी, या फिर डोमेस्टिकेटेड या वाइल्ड एनिमल्स को इंजर कर देते हैं, ठीक है। काजिंग एनोइंस मतलब काफी गुस्सा चढ़ाने वाली हरकतें जो ये करेंगे, जिस तरह इंसान जो है वो बैठ के खाना खा रहा है, कोई भी काम कर रहा है, इंसेक्ट्स आई जाएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, मक्खियां आएंगी, सो रहा है उसको तंग करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, एनोइंस क्रिएट कर रहे हैं, इंसान को जो है वो डिस्टर्बेंस उसके काम में क्रिएट कर रहे हैं। जैसे द अनप्लेजेंट टेस्ट लेफ्ट बाय सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट अटैकिंग फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स के ऊपर उसने जो है वो अटैक कर लिया तो उसकी वजह से फ्रूट का टेस्ट खराब हो गया, हमारे लिए काफी मुश्किल, ये खराब चीज है कि ये क्यों टेस्ट खराब हो गया इसका। डिस्गस्टिंग ऑर्डर ऑफ कॉकरोच एट द टेबल सर्विस ऑफ सम रेस्टोरेंट्स, और कॉकरोच की काफी गंदी स्मेल आ रही होती है कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर। एंड द शार्प पेन इरिटेशन काज्ड बाय गेटिंग सर्टेन माइन्यूट इंसेक्ट्स इनटू आईज, अगर आंखों में मच्छर चले जाए तो भी आपको जो है वो पेन और इरिटेशन होगी, और कुछ जो है वो ड्राइविंग के दौरान भी आपको मसला होगा, ठीक है। देन अप्लाई वेनम्स, वेनम मतलब वो अपना जहर भी आपके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपकी स्किन को जो है वो पेनिट्रेट करेंगे जब वो काफी गुस्से में होंगे, डिफेंसिव, अपने डिफेंस में ये काम करते हैं या फिर गुस्से में ये काम करते हैं। ऑफेंसिव ऑर्गन ऑन द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एग्जाम्पल हनी बीज और वेस्ट, जैसे ही आप जो है वो शहद की मक्खियों को या भीड़ को छेड़ते हो तो वो आपको इन रिवर्स में क्या कर देता है, डंग मार देता है, काट देता है और वेनम इंसर्ट कर देता है, ठीक है। Mouth parts are generally inserted to secure food, but sometimes used in defensive way when certain insects are handled. ठीक है। Poison hairs located on the bodies of certain caterpillars. Caterpillars के बॉडी के ऊपर poisons hair present होते हैं. Inject venom after the manner of the common nettle plant. ठीक है। Application of caustic or corrosive fluids to the unbroken skin. Poisoning animals when they are swallowed accidentally or with food. Poisoning animals को आप swallow कर लेते हो एक्सीडेंटली अपने फूड के साथ तो भी नुकसानदेह है। देन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के ऊपर है, आपसे फायदा भी ले, यूनिवर्स आपको नुकसान भी पहुंचाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो जो यहाँ पर पैरासाइट्स के बारे में बहुत लंबी इंफॉर्मेशन है। द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ मेकिंग देयर लिविंग और विद बॉडीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एग्जाम्पल जो लाइस है, जो जुए हैं, वो अपने अंडे दे देती हैं एनिमल्स के ऊपर एंड लिव कंटिन्यूसली ऑन देयर होस्ट, एनिमल्स के ऊपर भी और इंसानों के सरों में भी, ठीक है। और वो अपने होस्ट के ऊपर जो है वो रहना शुरू कर देती हैं, उनकी जनरेशंस जो है वो यहाँ पर रहती हैं। नेवर लीविंग देम एक्सेप्ट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डर टू यंगर एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और फोर्स टू माइग्रेट व्हेन देयर होस्ट डाइज, जब उसका जो होस्ट है वो मरता है तो ही वो माइग्रेट करके दूसरे के पास जाती है, अदरवाइज वो उधर ही रहना पसंद करेंगी, ठीक है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स दैट सक ब्लड ऑफ द हायर एनिमल्स इंक्लूड द hog louse, the sheep, ticks, flies, bed bugs and cattle tick.
उसके बाद इंटरनल इंसेक्ट्स पैरासाइट्स ऑफ द हायर एनिमल्स आर ऑफ फ्यू काइंड्स बट दे आर सो ट्रबलसम टू लाइवस्टॉक दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप व्हिच इज प्रोबेबली मोर डिस्ट्रक्टिव देन द एक्सटर्नल पैरासाइट्स। ओके, कैरियर ऑफ एनिमल डिजीजेज, जिस तरह हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि ये एनिमल डिजीजेज के क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, ठीक है। Pathogens from fields to food, pathogens from fields or disease animals to the lips, eyes or wounds of healthy animals, ठीक है। Pathogens swallowed by the larger animals by inoculating the pathogen hypodermically as the insect bite animals. By depositing the pathogen upon the skin in feces or through its proboscis and the pathogen enters through the bite of insects or scratch. देन अब हमने देखने हैं इंसेक्ट्स के बेनिफिट्स। इतने ज्यादा हमने उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे कि वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इंसेक्ट्स हमें फायदा भी देते हैं, वो देखते हैं हम। कुछ यूजफुल सेक्रीशंस जो है वो इंसेक्ट्स करते हैं, उसमें क्या होगा, जो सिल्क वर्म है वो अपने सलाइवा में क्या करता है, कॉमर्शियल सिल्क को जो है वो रिलीज करता है। जो हमारे पास बीज वैक्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं अपने हाइपोडर्मल ग्लैंड से। हनी बीज हनी बीज अपने एब्डोमेन से जो है वो उसके मतलब हम उससे वैक्स भी ले रहे हैं, बीज वैक्स भी ले रहे हैं और शहद भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेल लैक इज द सेक्रीशन फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ऑफ द स्केल इंसेक्ट्स। द लाइट प्रोटेक्टिंग, ये रेजिन होता है जो स्केल इंसेक्ट्स से हम जो है वो कलेक्ट करते हैं, वो ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है। कुछ लाइट प्रोड्यूसिंग सेक्रेशन जो है वो जैसे जुगनू लाइट प्रोड्यूस करते हैं और काफी इल्यूमिनेशन का जो एहसास होता है, हमें लाइट का एहसास होता है, तो ये भी उसके एक बेनिफिशियल इफेक्ट में आ जाता है। देन पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब उड़ के गया तो वहां से उसके जो है वो पोलन्स लिए दूसरी के ऊपर स्प्रेड कर दिए, तो ये क्या होगी, पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। देन इंसेक्ट सर्व एज फूड, इंसेक्ट जो है वो फूड के तौर पे भी सर्व किए जाते हैं। जैसे मैनी ऑफ आवर फूड फिश लिव लार्जली अपॉन एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के ऊपर, टेरेस्ट्रियल तो नहीं लेकिन एक्वेटिक इंसेक्ट्स को जो है वो एज अ फूड यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमने देखा है जो वो लॉबस्टर्स, क्रे फिश वगैरह, ये मतलब सारी एक्वाटिक इंसेक्ट्स के अंदर ही आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं, श्रिम्प्स वगैरह, तो ये खाए जाते हैं। और दूसरी बात, लोकस्ट डिडल के बारे में हमने सुना होगा, उसको भी लोग जो है वो कराची वाली साइड पे खाते हैं। मैनी हाईली प्राइज सॉन्ग एंड गेम बर्ड्स लिव लार्जली अपॉन इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड। Okay, chickens and turkeys naturally feed upon insects and under proper conditions can be raised almost exclusively on them. Chickens और turkeys जो है वो insects खाते हैं। Hogs may feed and fatten upon grubs rooted from the soil. Then few of the wild fur and game animals eat insects. तो ये वो वाले animals हैं जो insects को खाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भी इसके जो है वो useful या फिर beneficial effects के अंदर आ जाता है, ठीक है। Grasshoppers, crickets, walling six beetles, caterpillars and pupa of moths and butterflies, termites, large ants, aquatic bugs, cicadas, and bee larvae and pupa are prized as food as by most of the most primitive races of man. Okay, usefulness is improving fertility, parasites, predators, weed feeders and scavengers. मतलब ये जो है वो fertility को भी improve करते हैं। किस तरह से? Parasites जो हैं living in the bodies or their eggs, that is hymenopteran parasites, predators capturing and devouring other insects, that is dragonfly or damselfly. Then weeds are destroyed, that is lanny moth, मतलब हम weeds को destroy कर सकते हैं वहां पे insects छोड़ के, वही बात है। By burrowing throughout the surface layer, that is cutworms and termites, their dead bodies and droppings serve as fertilizers, that is grasshopper and crickets, मतलब इनकी जो डेड बॉडीज या फिर इनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, ड्रॉपिंग्स मतलब वो जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो ग्रास होपर्स और क्रिकर्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज की जा सकती है। सॉरी, ग्रास होपर्स और क्रिकर्स की ड्रॉपिंग्स और डेड बॉडीज जो है वो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। उसके बाद बाय डिवोरिंग द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज बीटल्स। उसके बाद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस मतलब हम इंसेक्ट्स को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद जेनेटिक मेकअप देखने के लिए भी यूज करते हैं, जिस तरह ड्रोसोफिला फ्लाई को हमने काफी हद तक जो है वो जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में यही जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इस तरह हम उसके कलर पैटर्न्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसकी जेनेटिक मेकअप को देख सकते हैं, उनके एवोल्यूशनरी लिंक्स को देख सकते हैं, ठीक है। देन एस्थेटिक वैल्यू के अंदर, एस्थेटिक वैल्यू उनके जो शेप्स, उनके कलर्स, उनके पैटर्न्स को हम जो है वो एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, अपने कपड़ों के डिजाइनों के लिए आर्टिस्ट जो है उसको यूज करते हैं। द मोर हाईली कलर्ड एंड स्ट्राइकिंग फॉर्म्स आर
much used as ornaments in trays, hairpins, rings, necklaces, and other jewelry. Moths and butterflies universally admired, while those who use a microscope find much of the admired the colors and patterns of many of smaller insects. तो लोग क्या करते हैं कि उनको डिटेल से स्टडी करते हैं, देखते हैं, उनके कलर पैटर्न्स को चूज करते हैं, अपने कपड़ों पर अप्लाई करते हैं और काफी बिजनेस करते हैं. ठीक है. द सॉन्ग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन फाउंड हाईली इंटरेस्टिंग. देन यूजफुल इन ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम्स में भी जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं. कैसे? सर्टन फ्लाइट्स के जो मैगट्स होते हैं उनकी जो लार्वल स्टेज है, रेयर स्पेसिफिकली हैव यूनिक वैल्यू इन ट्रीटमेंट ऑफ वुंड. जख्मों की ट्रीटमेंट के लिए इसको जो है हम यूज करते हैं, स्पेशली डीप सीटेड बोन इंजरीज कंटेमिनेटेड विद ऑस्टियोमाइलाइटिस. द स्टिंग्स होते हैं डंग. द स्टिंग्स ऑफ हनी बीज हैव रेमेडियल वैल्यू फॉर डिजीज सच एज रिमेटिज्म एंड आर्थराइटिस. मतलब जोड़ों के जो इन्फ्लेमेशन होती है वो नहीं होती स्टिंग्स अगर जो आपको मक्खी है वो काट दे. एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ कॉकरोच, हनी बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू सम एक्सटेंट एज मेडिसिन्स. कॉकरोच एंड हनी बी से जो हम एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं कुछ अदर इंसेक्ट से, वो मेडिसिन के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है. अब हम उसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं. ओनली 15 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हम देखेंगे, लेकिन 15 से बहुत ज्यादा जो है वो एमसीक्यू आपकी चैप्टर से निकले हुए मैंने आपको साथ साथ बताए हैं. विच फाइलम डू इंसेक्ट्स बिलोंग टू? कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या काइनोडर्मेटा? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है जी. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट्स टिपिकली हैव? 3 पेयर्स. What is the primary function of the thorax in insects? Digestion, respiration, locomotion, excretion. Locomotion. What are the main excretory structure in insects? Kidneys, Malpighian tubules, nephridia, flame cells, Malpighian tubules. How many regions in the insect's body टिपिकली डिवाइडेड इनटू? इंसेक्ट की बॉडी कितने रीजन्स में डिवाइड की हुई है? 2 रीजन्स, 3 रीजन्स, 4 रीजन्स, 5 रीजन्स. 3 रीजन्स. व्हाट इज द इंसेक्ट ऑर्डर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज? अब कौन सा इंसेक्ट का ऑर्डर है जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज हाईएस्ट है? लेपिडोप्टरा, कोलियोप्टरा, हेमिनोप्टरा, डिप्टेरा. तो कोलियोप्टरा. आपने पीछे नंबर की स्पीशीज देखनी है, फिर यहाँ से जो है इसको याद करना है. कोलियोप्टरा, बीटल्स और वीवल्स की जो ऑर्डर है. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द ऑर्डर ऑर्थोप्टरा, ग्रासहोपर्स, क्रिकर्स एंड लोकस? 98,000, 20,000. ओके नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेट इशू आ गया था, सॉरी. नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है विच इंसेक्ट आर एग्जांपल ऑफ दोज दैट सक सैप फ्रॉम प्लांट्स? लोकस्ट एंड ग्रासहोपर्स, एफिड्स एंड स्केल इंसेक्ट्स, कैटरपिलर्स एंड बीटल्स, क्रिकर्स एंड लीफहोपर्स. एफिड्स एंड स्केल इंसेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ सैप सकिंग इंसेक्ट डैमेज? तो इसमें आ जाएंगे होल्स इन लीव्स, स्पोर्स ऑन लीव्स और फ्रूट्स, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, नो विजिबल डैमेज. स्पोर्स ऑन लीव्स और फ्रूट्स. ओके. विच इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग लीफ कर्ल वायरस डिजीज इन कॉटन? तो बार बार इसका इंसेक्ट का हम पढ़कर आए हैं. एफिड है, व्हाइट फ्लाई, लीफ होपर या स्केल इंसेक्ट? तो व्हाइट फ्लाई जो है वो डिजीज ट्रांसमिट करती है. विच क्लास ऑफ मिनरेमिया हैज 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पर पेरेंट सेगमेंट? चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पैरोपोडा या फिर सिम्फाइला? डिप्लोपोडा. Then which subclass of class Hexapoda includes primitively wingless insects? Pterygota, Aterygota, both A and B, neither A and B. Aterygota means wingless insects. Then which order of insects has a distinctive springing appendage on the fourth segment of the abdomen? Protura, Columbula, Diplura and Thysanura. Columbula जो है हमारे पास ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म के पास जो है वो फोर्थ सेगमेंट होता है, स्प्रिंग टेल्स के पास. विच ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूड्स ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज? इसमें आ जाता है हमारे पास एफी, मिरोप्टरा, ओडोनेटा, फेस्मीडा या ऑर्थोप्टरा? तो इसमें आ जाता है हमारे पास ओडोनेटा. ओके गाइस, आज की वीडियो काफी लेंथी हो गई है. ठीक है, कुछ नेट का इशू भी इसके अंदर आ गया, लेकिन आपने इस वीडियो को डिटेल से बैठ के याद करना है. ठीक है, याद करने के बाद आपके ऑर्डर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को याद कर पाओगे. सुन के जो है वक्ती तौर पे आपके जहन में रहेगा, लेकिन मेमोराइज आपने इसको करना है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमारा इंतजार करें. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.